हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 24/10/2020 है। तो देखिए, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं या जो सहकारी समितियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, उनके प्रकारों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। सहकारी समिति के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके अगला जो प्रकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अगला प्रकार जो है इसमें दे रखा है कि अगला जो है प्रकार कौन सा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो देखिए, किसान सहकारी समितियां। इन समितियों का गठन किसान को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध कराकर उसके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य से वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्य को करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कृषि के लाभ उठाना, उत्पादकता को बढ़ाना होता है। ऐसी समितियां फसलों को उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज या खाद या मशीनरी या अन्य आधुनिक तकनीकी उपलब्ध करवाती हैं। इससे न केवल किसानों की पैदावार तक आय बढ़ती है, बल्कि उसे खंडित भू जोतों से संबंधित समस्याओं को हल करने में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार इसकी जो है स्थापना की, किसान सहकारी समिति की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। हर प्रकार से बीज उपलब्ध करवाना, अच्छे गुणों को जो है उगाने वाले अच्छे बीज उपलब्ध करवाना, खाद या मशीनरी आदि आधुनिक तकनीकी उपलब्ध करवाना ताकि किसानों की समस्या दूर हो सके, बल्कि खंडित भू जोतों से संबंधित समस्याओं को भी हल किया जा सके, अच्छी पैदावार हो सके, इस प्रकार के उपाय करना इसलिए इस समिति का कार्य होता है। तो इसलिए इस समिति का निर्माण किया गया। सहकारी समिति या सहकारी ऋण समितियां। सरकारी जो है सहकारी ऋण समिति की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए की जाती है। और इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं। ऐसी समिति का लक्ष्य सदस्यों को साहूकारों के शोषण से संरक्षण प्रदान किया जाता है, जो ऋणों पर उचित दर से ब्याज लेते हैं। ऐसी समिति अपने सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी और उसकी जमा निश्चय में भी दर आदि ऋण में भी रूप में काम में लिया जाता है। इसके बाद है सहकारी आवास समिति भी बनाई जाती है। सहकारी आवास समितियों की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर रहने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए वह मकान बनाते हैं या किस्तों में भुगतान की सुविधा भी देते हैं। ये समितियां प्लेट बनाती हैं या फिर सदस्यों को प्लॉट या ज़मीन देती है जिस पर वह स्वयं अपना पसंद से भवन बना सकते हैं। इसके बाद अपने जो अगली जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि संयुक्त पूंजी कंपनी क्या है। वो देखिए, कंपनी कुछ लोगों का एक संघ है जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो, जिसका अपने सदस्यों से हटकर के वैधानिक अस्तित्व हो। कंपनी संगठन संबंधी कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वभौम के रूप में जाना जाता है। सार्वभौम का मतलब होता है उस कंपनी को जो है सभी का सहयोग मिलना। संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए कुछ लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जिसकी पूंजी स्थानांतरणीय अंशों में विभक्त की जाती है और पूंजी का स्वामित्व कंपनी सदस्यता की शर्त के रूप में होता है करना होता है। तो देखिए, करना उत्पादन के अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति में सुधार करना है। समिति प्रत्येक सदस्य के उत्पाद को एकत्रित करती है तथा उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग आदि विपणन कार्य को करती है। लाभ को उत्पाद या संघ के सदस्यों को योगदान के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके बाद अगला है किसान सहकारी समितियां जो है, इसके आगे देखिए बांट दिया जाता है। तो इसके आगे जो इसमें है अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं और जबकि जो सदस्य होते हैं और जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता जिसे अंशधारक चुनते हैं। साधारणतः कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है जिसको अंश शेयर कहते हैं, जिसे एक अंशधारी किसी दूसरे अंशधारी को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण कर सकता है। उसे निजी कंपनी में ऐसा नहीं होता है। अब इसके बारे में लक्षण बताया जाए। पहला लक्षण इसमें यह है
कि कृत्रिम व्यक्ति होता है, कंपनी की रचना कानून द्वारा होती है तथा इसके अपने सदस्यों से अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान ही जो है कंपनी जो है पूंजी संपत्ति रख सकती है, ऋण ले सकती है, उधार ले सकती है, अनुबंध कर सकती है, दूसरे पर मुकदमा कर सकती है, दूसरे इस प्रकार मुकदमे कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तियों के समान ये सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इसलिए इसे कर्तव्य व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है। समामेलन के दिन ये कंपनी को एक अलग जो है पहचान दी जाती है, पृथक होती है। इसमें परिसंपत्तियाँ और उसके देयता इसके स्वामियों की परिसंपत्तियाँ और देयताओं से पृथक होती है। कानून व्यवसाय इसके स्वामी को एक ही नहीं मानता है, कानून व्यवसाय उसके स्वामी के बारे में कोई बात नहीं करती। तो देखिए, संयुक्त पूंजी व्यवसाय के बारे में अपने बात कर रहे थे। संयुक्त पूंजी व्यवसाय के बारे में जो है अच्छी तरह से अपन चर्चा की है। और संयुक्त पूंजी जो कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, इसके लक्षणों के बारे में अपन चर्चा की। कृत्रिम लक्षण माने जाते हैं, और कृत्रिम लक्षण जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कृत्रिम लक्षण कौन कौन से हैं। संयुक्त पूंजी के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। आगे और भी लक्षण हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में, इसके बारे में और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आज देखिए, इसमें नीचे आपको दे रखा है एक उपक्रम है, वो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अमूल प्रतिदिन जो है, अमूल प्रतिदिन 21,20,000 किसानों से 4,47,000 लीटर दूध इकट्ठा करता है। दूध को पैकिंग के ब्रांड उत्पादों के परिवर्तित करता है, जगह 6 करोड़ के मूल्य का माल देश भर में पहले 5 लाख फुटकर विक्रेता केंद्रों को पहुंचाता है। इसका प्रारंभ 1946 में किसानों के समूह द्वारा किया गया था, जो स्वयं मध्यस्थों के चुंगल से मुक्त करना चाहते थे। बाजार में सीधे पूंजी द्वारा अपनी परिश्रम का पूरा लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। और आनंद नामक गांव में स्थित केरा जिला दूध सहकारिता संघ ने चमत्कारी विस्तार किया। इसने अन्य दूध सहकारी समिति को मिलाया तथा गुजरात में फैला इसका जाल अब 21.2 लाख किसान 10,411 ग्राम स्तर के दूध एकत्रित केंद्र, 14 जो है जिला स्तरीय के संयंत्रों को जो है गुजरात सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की देखरेख में संचालित कर रहा है। अमूल विभिन्न संघों द्वारा उत्पाद विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को एक साझा ब्रांड है। उत्पाद है तरल दूध, पाउडर, मक्खन, घी, पनीर, कोको उत्पाद या मिठाइयाँ, आइसक्रीम या गाढ़ा किया गया दूध। अमूल के कुछ उप ब्रांड भी हैं, जैसे स्प्रे अमूल, लस्सी, अमूल्य या न्यूट्रोनमूल आदि। या खाद्य तेल उत्पादों का अमूल्य या धारा या लोक धारा के नाम से भी जाना जाता है। जल धारा नाम से पेयजल और फलों का भी रस सफलता के नाम से बेचा जाता है। तो देखिए, ये अमूल दूध या अद्भुत सहकारी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा, और आने वाले लेसन में, आगे आने वाले लेसन में आपको जो है इसके बारे में और भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा लक्षण स्पष्ट कर देती है कि ये कर्तव्य व्यक्ति होता है। दूसरा है कि प्रत्यक्ष वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है। तो देखिए, आपको संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में जो बताया जा रहा था, बताया है मैंने। कंपनी कुछ लोगों का एक संघ होता है, जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है, जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व और कंपनी संगठन अधिनियम 1956 द्वारा शासित माना जाता है। और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है, जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तरदायित्व का सर्वमोदन किया गया है। और फिर संयुक्त पूंजी कंपनी लाभ के लिए कुछ लोगों का स्वैच्छिक संगठन है, जिससे पूंजी स्थानीय अंशों में विभक्त की जाती है, जो स्वामी कंपनी सदस्यता मानी शर्त होती हैं। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि निदेशक मंडल प्रमुख प्रबंधकर्ता जिसे अंशधारक जो है चुनते हैं। साधारणतः कंपनी के स्वामियों का जो है व्यवसाय प्रोक्स के नियंत्रण होता है, इसलिए कंपनी को पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिसे अंश शेयर कहते हैं, जिसे एक अंशधारी किसी दूसरे अंशधारी को जो है स्वतंत्रपूर्वक बेच सकती है, स्थानांतरित कर सकती है। इसलिए आज के लेसन में आपको जो है इतना ही पढ़ाया जाएगा। आने वाले लेसन में आपको आगे के टॉपिक बताए जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।